व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज का कैश फ्लो का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कैश फ्लो में मैंने आपको छोटे क्वेश्चंस भी कराए, कैश फ्लो में मैंने आपको बड़े क्वेश्चंस भी कराए और बहुत बेसिक से मैंने आपको कैश फ्लो पूरा कराया। ठीक है, बट आज जो मैं आपको कैश फ्लो में वीडियोस आगे देने वाला हूं, ठीक है, उसमें हम PYQ कवर करने वाले हैं, सारे के सारे बोर्ड्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्लीज, आज वाली क्लास बड़ी होगी क्योंकि मैं इसके अंदर ना 2 वीडियोस कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने अभी रिसेंटली बोर्ड से पहले, अभी मार्च में बोर्ड्स हुए थे, तो मैंने मार्च में ही ये वीडियो अपलोड करी थी, बच्चों को PYQ कराया था। तो लगभग 2 घंटे का वीडियो होगा, बट इसके अंदर तुम्हारे सारे PYQs कवर हो जाएंगे। तुम लोग प्लीज इसको ध्यान से देख लो। अगर तुमने एक बार ये PYQ कर लिए तो समझो तुम्हारा काम खत्म है, कैश फ्लो इज डन। तो 6-7 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज ये PYQ निपटा लो। सब बच्चे प्लीज बैठ के मेहनत करके ये 2 घंटे लगा के क्वेश्चंस कर लेना और तुम्हारा कैश फ्लो समाप्त है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 मार्कर छुटर पुटर रह जाएगा, वो अभी मैं आने वाली सीरीज में कवर कर दूंगा। तो तुम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी कर लेना। रेशो बचा है, कल से रेशो चालू करते हैं और आने वाले 3 दिन में रेशो खत्म और फिर हमारी सीरीज भी आ रही है, राइट। तो चलो जल्दी से कैश फ्लो के PYQs देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ेगा। लेट्स बिगिन। तो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है और यही डेटा गिवन है। इसको आप यहीं पॉज करके एक बार करना शुरू कर सकते हो कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब क्या क्या दिया हुआ है हमें? P&L का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। आओ चलो शुरू करते हैं। हम चलते हैं सीधा नोट के ऊपर। तो हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, और हम स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। ठीक है सर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऊपर लिख दूंगा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना हो तो आपने अगर बेसिक्स देखे होंगे, आपको समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 3 चीजों का खेल है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम अलग से कैलकुलेट भी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्लीज फुल फॉर्म यूज करना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे याद रखना कि एडजस्टमेंट करनी है करंट एसेट करंट लायबिलिटी की, जिसमें करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा हिसाब किताब है। यानी करंट लायबिलिटी बढ़ी तो हम भी बढ़ा देंगे, कम हुई तो हम भी घटा देंगे। करंट एसेट बढ़ा तो हम कम करेंगे, कम हुआ तो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे चलना है। चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए एक वर्किंग नोट बना लेता हूं छोटा सा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप, TIPP, याद है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या डेटा था। सबसे पहले मुझे P&L का बैलेंस दिया हुआ है, कितना कितना? 80,000, 25,000 प्रीवियस ईयर। ठीक है, 80 करंट ईयर और 25 प्रीवियस ईयर। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 80 माइनस 25।
55,000 तो ये आ गया। आगे चलते हैं और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पहले मैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स ही देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, 12,500 ये मुझे प्लस करनी पड़ेगी। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी एक वही आइटम है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग गुडविल राइट ऑफ हुआ, ये भी प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो ये भी हमें वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या टैक्स पेड दिया हुआ है? टैक्स पेड भी नहीं दिया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को ही हम लोग टैक्स पेड भी मानेंगे। यही टैक्स पेड होगा, यही प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। चलो पहले इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस 12,500, 8,000, 20,000। 12,500, 8,000, 20,000। 12,500, 8,000, 20,000 ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सभी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस प्लस होते हैं, इनकम्स और गेन्स माइनस होती हैं, ठीक है। ये हम यहाँ प्लस कर देंगे। 12,500, 8,000, 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? प्रोविजन फॉर टैक्स था बेटा जी 8,000, 20,000, 15,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स था। तो 15,000 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 ही हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यही 15,000 यहाँ सबसे नीचे इनकम टैक्स पेड में माइनस होगा। इनकम टैक्स पेड, यही 15,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर गिवन ना हो तो यही टैक्स पेड है, यही प्रोविजन फॉर टैक्स है। ऑलराइट, चलो ये हो गया सर। और क्या गिवन है डेटा? नेक्स्ट क्या है चेक करते हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रोविजन फॉर टैक्स तक, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सीधा सीधा टिप में टी है एनपीबीटी में, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब करंट एसेट करंट लायबिलिटी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। 30,000 का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड कोई है नहीं, तो इन्हें हम खाली छोड़ देंगे। बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। अभी देखते हैं, उससे पहले हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाली चीज़ें एडजस्ट कर लें जरा। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। एक तो दिया है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक करंट लायबिलिटी होती है। इसके बारे में बैलेंस दिया हुआ है, चेक करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? करंट एसेट है, ओके। सबसे पहले हम ये दो एडजस्ट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, कम हो गया, एसेट में उल्टा चलता है, कम हुआ तो आप प्लस करोगे। ट्रेड पेबल इसमें सीधा सीधा चलता है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, कम हुआ तो आप माइनस करोगे, ठीक है। तो 22,800 प्लस 4,700 माइनस, ओके। 22,800 प्लस 4,700 माइनस 22,800 तो प्लस 4,700 माइनस हो गया। 4,700 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि डिक्रीज इन ट्रेड पेबल था, ये कंफर्म कर लूँ मैं एक बार। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल यस, और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स था ये था डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। एसेट, एसेट कम हुआ तो हमने जोड़ दिया, लायबिलिटी कम हुई तो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो,
शुरू में कितने थे 5000, लास्ट में हो गए 6500, बढ़ गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, शुरू में 5000 लास्ट में 6500, बढ़ गए तो 1500 आप भी बढ़ा दो। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 रुपए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 रुपये आप बढ़ा दो, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारे पास, लास्ट बचा सर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं बच्चों, ध्यान देना ज़रा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं 1 अप्रैल 21 के 2000, और कुछ नहीं बताया हुआ कि 2022 में क्या हुआ, 2022 के बारे में कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि ये प्रीपेड थे। प्रीपेड का मतलब 21 में किसका पैसा दे दिया गया होगा, 2022 का पैसा दे दिया गया होगा, राइट। तो अगर 21 में 22 का पैसा दे दिया तो 22 में जाके 0 हो गया, ये एडजस्ट हो गया ना, राइट। अगर मैं इस साल अगले साल का पैसा दे देता हूं तो अगले साल में तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना, कोई प्रीपेड बचेगा ही नहीं क्योंकि वो है ही उसी साल का। तो यहाँ पे अगले साल में प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कम हो गए, डिक्रीज हो गया है। तो 2000 रुपए से डिक्रीज हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट होता है, 2000 से एसेट हुआ है कम, 2000 से एसेट हुआ है कम, तो हम प्लस करेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, हम ये भी प्लस कर देंगे। यहाँ एक फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे, बस अब हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। हमें एनपीबीटी का वैल्यू चाहिए सबसे पहले। कितना कितना आ जाता है, 80,000 माइनस 25,000, 55 आ गया, प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये तो आ गया 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए का तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपीस। फिर हमने एडजस्टमेंट करी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 1,40,500, 1,40,500, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये सब एडजस्ट करो, 1500 माइनस 4700 प्लस 2000 प्लस 22,800, यह आ जाएगा 21,600 पॉजिटिव का। 21,600 पॉजिटिव का आया, प्लस इसमें ये जोड़ो 14500, तो आपके पास 1,62,000, 1,62,100 हो गया। इसमें से 15,000 माइनस कर दो तो आ गया 147,100। ये आपका फाइनल वैल्यू आया बच्चे। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,47,100। इसका आप पूरा आराम से स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको सॉल्व करके देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा सवाल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे छोटे क्वेश्चन ऑपरेटिंग का देख लिया आपने कैसे करना है। अब देखते हैं क्या इन्वेस्टिंग का हमारे पास कोई क्वेश्चन है। बढ़िया, आओ सर इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन चेक करो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखते हैं अब इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन में क्या करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन जब आता है इस तरीके का छोटा, तो देखो क्या बनता है। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है, 3 लाख दिया हुआ है, 3,20,000 ओपनिंग और क्लोजिंग। डेट्स का ध्यान रखना, कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है, इसमें मिस्टेक मत करना, यहाँ गलती हो जाती है नहीं तो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग क्या दिया हुआ है, 90 और 1 लाख की ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेटेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है,
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी वो 16 में बिकी, ओके। पेटेंट का भी एडजस्टमेंट आ गया तो पेटेंट का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो गुडविल है, गुडविल बस 20,000 रुपए की, क्योंकि 80 से 1 लाख होगी। शुरू में 80,000 की गुडविल थी, 1 लाख की गुडविल हो गई है। तो गुडविल परचेज तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 80 से 1 लाख हुआ तो 20,000 का गुडविल परचेज हुआ होगा। शुरू करते हैं। गुडविल में बच्चों याद रखना कि आप अगर गुडविल कम होता है उसको हम गुडविल रिटर्न ऑफ मानते हैं और वो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। लेकिन अगर गुडविल बढ़ गया तो उसको हम गुडविल परचेज मानते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट। अब हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेटा जी क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 आइटम्स आती हैं। एक तो फिक्स एसेट्स जिसको हम आजकल प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। फिक्स एसेट्स में सभी टेंजिबल इंटेंजिबल सब कंसिडर करे जाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सीधा सीधा नोट्स कितने बनाने पड़ेंगे। नोट नंबर 1 एक तो बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है सर, ओके। फिर बनाते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। फिर बना देंगे हम नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 यहाँ पे हम बना देंगे पेटेंट का अकाउंट, ठीक है। अब देखो उससे पहले गुडविल तो मुझे साफ साफ दिख ही रहा था कि गुडविल परचेज्ड है, तो यहाँ वो तो लिख ही दूं। आजा भाई, क्या बात हो गई। गुडविल परचेज्ड 80,000 रुपीज से 1 लाख हुआ था ना, तो 20,000 रुपीज का आपका पैसा चला गया, गुडविल परचेज्ड आ गया। तो सीधा सीधा गिवन था, गुडविल बढ़ा, 80 से 1 लाख हुआ, 20 का हमने खरीदा होगा। प्लांट मशीनरी चेक करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो एसेट है बच्चे, एसेट का डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है, ये नेचर है। तो याद रखना ये नेचर कैसे पता चलता है, क्लियर वाले रूल से, CLEAR। ये है कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, ये जो दोनों होते हैं एसेट और एक्सपेंस, ये डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, ये जो तीनों हैं ये डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो इनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ओके। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग आ गए। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बीइंग अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। देखो लाइबिलिटी है ना, CL, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में, क्रेडिट में बढ़ते हैं ना, एसेट डेबिट में, ओके। पेटेंट की बात करें, फिर से एसेट है तो ओपनिंग इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, अकाउंट इसलिए बना रहे हैं बच्चे क्योंकि इसमें ना एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। जब भी एडजस्टमेंट दिया होता है किसी एसेट पे तो उसका अकाउंट बना लेना चाहिए, उससे आसान हो जाती है वैल्यूज फाइंड आउट करना। एडजस्टमेंट ना होती तो हमें अकाउंट की जरूरत नहीं थी। चलो प्लांट मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दो मुझे कितना है। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख ओपनिंग है, 320 क्लोजिंग है। 3 लाख ओपनिंग है, 320 क्लोजिंग है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका कितना कितना ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग 90 है, क्लोजिंग 1 लाख है। ओपनिंग 90 है, क्लोजिंग 1 लाख है। देखो सबसे पहले तो मैंने यही लिख दिया, ओपनिंग भर लिया, ये तो आपको नेचर है, पता होना चाहिए, यही काम करना है। एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, वैल्यू लिखी है, बस कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझो। अगर दिया हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अगर क्या दिया हुआ है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, तो उसको तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर। अगर ये दिया हुआ है
तो ये 2 प्लस करके ये माइनस करना, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगा जो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो ये 2 प्लस करके ये माइनस करो, ये वैल्यू निकाल लो। अगर ये दिया हुआ है तो ये 2 प्लस करके ये माइनस करो, ये वैल्यू निकाल दो। बैलेंस तो हमेशा होगा, इन दोनों में से एक होगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से एक होगा, दूसरा आपको बैलेंसिंग फिगर में निकालना है। ये प्रोसीजर है, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, और जो भी वैल्यू यहां पे होगी वो यहां जाएगी किस नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। आओ देखते हैं अब क्या हमें गिवन है, क्या हमें करंट ईयर डेप दिया हुआ है या हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया हमने। अब देखो, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दे दिया 36,000। ठीक है, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन दे दिया 36,000, तो हमें ये गिवन है। सही हो गया। 90 और 36 कितना हो जाता है टोटल, 126। 90 और 36 1,26,000। 126 में से अगर मैं 1 लाख हटाऊं तो कितना बचेगा, 26। ये 26 यहाँ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ ट्रांसफर होगा। ये जो वैल्यू है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, ये याद रखना। ठीक है, परफेक्ट है। अब सर ये बैलेंस का हम कुछ करते हैं क्या, नहीं इसका कुछ नहीं करते। क्या हम इस बैलेंस का कुछ करते हैं, नहीं। ये इधर आ गया और एक इधर आ गया। ओके, ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है सर, इसको बड़े क्वेश्चन में क्या करते हैं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी करा था ना, ये वहां जाएगा। देखो चारों चीजें पोस्ट हो गई। ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं करते, बैलेंस था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप 2 जगह चला गया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये यहाँ आ गया और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, जो हमें बनानी नहीं है फिलहाल। चलो, और क्या दिया हुआ था, क्या सेल परचेज के बारे में कुछ बताया क्वेश्चन में। एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में उसकी बुक्स में 20,000 रुपए की वैल्यू थी। इट वॉज सोल्ड फॉर 16,000। 20 वाली मशीन 16 में बिकी तो लॉस हो गया। 20 वाली मशीन 16 में बिकी तो 4,000 का लॉस है। चलो, 20 वाली मशीन 16 में बिकी तो बाय बैंक, इधर लिखते हैं बेटा सेल, कितने में, 16,000 रुपए में। लॉस उसको बोलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। कितना लॉस हुआ, 4,000 रुपए का, 4,000 का लॉस हुआ। बस अब आपको ये सब प्लस करना है, ये माइनस करना है, तो यहाँ पे आपके पास निकल आएगा टू बैंक, जिसको हम बोलते हैं परचेज। क्या निकल के आएगा, परचेज, बैलेंसिंग फिगर में। कर दो प्लस एक बार सबको। क्या बात हो गई, पुलिस कहाँ घूम रही है। 16,000 प्लस 26,000 प्लस 4,000 प्लस 3,20,000, 366 माइनस 3 लाख, तो ये 66,000 का आपके पास परचेज निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या लिखना है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, कितना आया, 66,000 परचेज है, पैसा गया होगा, माइनस कर देंगे। और एक सेल भी है, एक है प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, कितने का बेचा, 16,000 रुपये का, ये पैसा आपके पास आया होगा। अब देखो एक बार अकाउंट को ध्यान से देखो, ये बैलेंस है, बैलेंस को कहीं नहीं भेजना, बैलेंस को कहीं नहीं भेजना। जो सेल है ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख चुके हैं, एसेट बिका है तो पैसा आया होगा। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड डेप है, ये कहीं नहीं जाना, ये ऑलरेडी एक बार यहाँ आ गया और एक बार ये आ गया, ये कहीं नहीं जाना, डन। ये जो लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है, बैलेंस कहीं नहीं जाना, परचेज हम लिख चुके हैं, परचेज हम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में ही लिख चुके हैं। बस ये डन हो गया। आ जाते हैं पेटेंट पे। पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ सर और एडजस्टमेंट बताओ पेटेंट पे। डन है हमारा क्वेश्चन। पेटेंट का 260 और 140, 260 ओपनिंग है, 140 क्लोजिंग है। अब पेटेंट के बारे में क्या जानकारी है। पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80 सोल्ड फॉर 110। 80 वाला पेटेंट 110 में बेच दिया। ठीक है, एक 1,10,000 में बेचा,
स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट इधर लिखते हैं। 30,000 रुपए का। सर 30 कैसे आया? 80 वाला पेटेंट एक 10 में बेचा ना, 30,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इधर लिखते हैं। ओके, अब आप चेक करो कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। 260 और 30 290, और इधर आ रही है हमारे पास 1 और 1 2, एंड दिस इज, चेक करो फटाफट से, 250। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है, इसका टोटल करो, 260 और 30 290, तो आपका 40,000 रुपए का ये डिफरेंस आ गया। तो ये जो 40,000 है ये हो जाएगा हमारे पास बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये क्या है? रिटर्न ऑफ। पेटेंट क्या हो गए हैं? राइट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है सर ये तो कहीं जाएगा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है ये भी कहीं नहीं जाएगा। जो पेटेंट राइट ऑफ हो गए हैं ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, जो हमें बनाना नहीं है अभी। सेल आएगा, सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लिखते हैं कितने के पेटेंट बिके हैं? 1,10,000 रुपए के, 1,10,000 रुपीज के आगे सेल ऑफ पेटेंट। ₹1,10,000 के आगे सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट बिके तो पैसा आया होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? नेक्स्ट 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 स्टेटमेंट ऑफ P&L। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके एडजस्ट होगा, और प्रॉफिट हुआ है तो ये माइनस होगा वहाँ जाके। बस सॉर्टेड है, हो गया हमारा काम। फाइनल वैल्यू निकालो, आंसर निकालो जल्दी जल्दी से। मेरा फ़ोन कहाँ गया? कैलकुलेटर चाहिए हमें। $66 + 20, ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। ₹40,000 हमारे पास बैलेंस आ रहा है। ₹40,000 हमारा आ जाएगा कैश फ्लो। अगर नेगेटिव आता तो हम उसको कैश यूज लिखते। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है? ऑपरेटिंग देख लिया आपने, इन्वेस्टिंग का भी मैंने आपको अकाउंट वाला क्वेश्चन करा दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के पास, जिससे हमारे छोटे क्वेश्चंस कैश फ्लो के डन हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बड़े क्वेश्चंस भी कराए हैं, फिर बड़े पे चलेंगे। पहले छोटे छोटे करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब डेट का ध्यान रखना, पहले 18 है फिर 17 है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओपनिंग क्लोजिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? डिबेंचर दिए हुए हैं, एक और डिबेंचर दिए हुए हैं। इसका मतलब 2 बार डिबेंचर है, एक 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछली बार 1 लाख था, इस बार 80,000 है, तो 20,000 का पेमेंट हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 17-18, यानी इसी साल में कंपनी इशूड बोनस शेयर्स। बहुत बढ़िया। इन द रेशो 2:1, कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए 2:1 में। 2:1 का मतलब समझ रहे हो? 2:1 का मतलब है कि हर 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री दिया गया है। यानी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 5 शेयर दे दिए गए हैं, और बोनस की फॉर्म में। बोनस की फॉर्म में जब कंपनी शेयर देती है तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती, यानी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता, वो कंपनी अपने रिजर्व्स में से या पैसा यूटिलाइज करती है। क्या लिखा है देखो? बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ओके, इसका मतलब हर 2 शेयर पे 1 शेयर आपको इशू करा गया है फ्री में। ठीक है, देख लेते हैं अभी। 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई। गला भी खराब हो रहा है। एंड न्यू 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन द सेम डेट। जो नए डिवेंचर्स हैं वो इशू करे गए हैं सेम डेट पे, डिस्काउंट पे। ये इंटरेस्ट में काम आएगा। प्रपोज डिविडेंड हमें पे करना है प्रीवियस ईयर का 8% पे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी है 10,000 रुपए। ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना शुरू करते हैं। बढ़िया सवाल है, लेकिन ये मजा आ जाएगा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3,
हमने बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है सर, एक बार रिमाइंड करा दो। तो फाइनेंसिंग में बच्चे एनी आइटम रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल और एनी आइटम रिलेटिंग टू लोन्स, किसी भी फॉर्म का लोन हो, ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो, इसके अलावा डिवेंचर हो, बैंक लोन हो, कोई भी लोन हो, सब यहीं आने हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अकाउंट इसमें कोई नहीं बनेगा, बस दिमाग आपका बहुत चलना चाहिए। सबसे पहले शेयर्स के बारे में देख ले। अब देखो, जब शेयर को देखो तो पिछले साल 20 लाख थे, इस साल 30 लाख हो गए। तो हमें देखते ही लगता है कि सर इशू ऑफ शेयर्स, 20 लाख से 30 लाख हुए, 10 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों एक कुछ बोनस शेयर्स भी थे, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोनस शेयर्स भी थे। और वो बोनस शेयर कैसे इशू करे गए थे, 2:1 में इशू करे गए थे। 2:1 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/1। हर 2 शेयर पे 1 शेयर इशू करा गया था। सही बात है, हर 2 शेयर पे 1 शेयर इशू करा गया था। तो पहले से आपके पास कितने शेयर्स थे, पहले से आपके पास थे 20 लाख शेयर्स, पहले से आपके पास 20 लाख शेयर्स थे। तो क्या आप ये देख सकते हो कि अब नए कितने इशू करे गए होंगे, यहाँ पे आएगा न्यू इशू, न्यू इशू, ऐसे चेक कर लेना। जैसे 2:1 है ना, अब 2 पहले से थे, 1 नया दिया गया, 20 लाख पहले से थे तो कितने नए दिए गए ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 20 लाख पहले से थे, अब नए कितने दिए गए ये देख लो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 न्यू इशू इज इक्वल टू 20 लाख। तो न्यू इशू इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, न्यू इशू 10 लाख रुपए के नए शेयर इशू करे गए हैं। इसका मतलब 20 लाख पे 10 लाख नए शेयर दिए गए फ्री में, रुपए के, रुपए की बात हो रही है ना। 20 लाख रुपए में 10 लाख के शेयर और दे दिए गए, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए, 30। और यहाँ कितना है, 30 ही है, 30 लाख ही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शेयर और नहीं इशू करा गया जिसपे पैसा मिला हो। ये सारे बोनस शेयर्स की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा है, समझे। अगर सपोज यहाँ पे 30 की जगह 35 होता तो हम समझ जाते कि 5 लाख के शेयर ऐसे हैं जो अब पब्लिक को और इशू करे गए हैं जिससे पैसा आया है, समझ गए। 10 लाख, 20 में 10 लाख ये बोनस वाला जोड़ो, इसके ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा हम क्या मानेंगे कि वो जनता को इशू करा गया है जिससे पैसा आया है। फिलहाल यहां पे कोई पैसा नहीं आया तो हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। यहां ना पैसा आया ना पैसा गया, कुछ नहीं हुआ, इसे हम जस्ट छोड़ देंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, पता होना चाहिए आपको बोनस शेयर्स का क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सॉर्टेड। चलो अब आ गया हमारे पास मेन बात, जो कि है डिवेंचर। डिवेंचर 2 प्रकार के हैं बेटा जी क्वेश्चन में, एक 12% वाले हैं, एक 10% वाले हैं। एक का तो पेमेंट हुआ है, देखो 3 लाख था, इस साल 0 है। 12% वाले 0 हैं, 12% वाले 0 हैं, तो सबसे पहले तो इनको रिडेम्पशन करो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3 लाख रुपीज ये हमने पे कर दिया सबसे पहले तो। ओके सर, डन, 3 लाख का तो पेमेंट कर दिया। नए डिवेंचर पहले 0 थे, अब 5 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, तो ये इशू करे गए होंगे। क्या लिखा है देखो, 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई, ठीक है, एंड न्यू 10% डिवेंचर वर इशूड ऑन द सेम डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिवेंचर नए हैं ना, ये जो आपके पास लिखे हुए हैं, ये 5 लाख रुपए वाले डिवेंचर, ये 5% के डिस्काउंट पे इशू करे गए थे। इसका मतलब सारा पैसा नहीं मिला होगा इसमें, 5% के डिस्काउंट के बाद पैसा आया होगा। तो 5 लाख का 5% आप निकालो तो 25,000 आएगा। तो 5 लाख में से 25,000 हटा दूं तो 475 मिलेगा मुझे, राइट। तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे जो हम लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स,
ये होगा 475। सर 475 कैसे? 5 लाख के डिबेंचर्स थे और 5% के डिस्काउंट पे थे। 50,000 10%, 25%, ये आ गया हमारे पास 475। चलो सॉर्ट हो गया। उसके बाद सर और अभी देखते हैं बाकी चीज़ें और क्या क्या दी हुई हैं। ये हो गया। ओवरड्राफ्ट के बारे में चेक करो। ओवरड्राफ्ट पिछली साल 1 लाख का था, अब 80,000 रुपये का है। 1 लाख से 80,000 हो गया तो 20,000 का ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया, 20,000 का पेमेंट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट पेड 20,000 रुपये। ठीक है सर, ये भी पेमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है वो हमें और चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने सारी चीज़ें देख ली। ओके, अब जरा एक बार एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया। ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स का काम हो गया। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई। अब ये चीज़ देखने वाली है बेटा। हम लोगों का जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 17 से और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 18 पे। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती है। साल के शुरू में मेरे पास ये 3 लाख रुपीस के डिबेंचर थे। साल के शुरू में मेरे पास ये 3 लाख रुपए के डिबेंचर थे और ये थे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब ये जो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डिबेंचर हैं, इनको आपने रिडीम करा 1 जुलाई पे, यानी इस लोन को चुकाया आपने जुलाई में। तो ये लोन पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, ये 3 महीने तो आपके पास रहा होगा क्योंकि आपने पेमेंट करा 1 जुलाई पे, तो 3 महीने तो आपके पास रहा होगा ना। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि 3 लाख पे 12% और 3 महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा इस पे, क्योंकि पेमेंट कब हुआ लोन का? 1 जुलाई पे, तब तक का इंटरेस्ट तो दोगे। ठीक है, अच्छा जी। और आगे क्या लिखा हुआ है? जो नए 10% डिवेंचर हैं वो इसी डेट पे इशू करे गए थे, इसी डेट पे इशू करे गए थे, यानी यहां पे हमें नए डिवेंचर इशू कर, ये तो पेमेंट हो गया। नए डिवेंचर कितने के? 5 लाख रुपए के। वो अलग बात है कि 475 में इशू करे। मैंने आपको डिवेंचर के क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी समझाया था इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि डिवेंचर कितने रेट से इशू या रिडीम करे गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम पे है या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिस्काउंट पे है या पार पे है। आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो किस रेट से पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है आपको फेस वैल्यू पे। ओके, तो 5 लाख रुपए के हमारे पास ये डिवेंचर्स हैं और ये सेम डेट पे इशू करे गए थे। तो साल में अब कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो जो आप 5 लाख पे इंटरेस्ट दोगे वो दोगे 10% के हिसाब से एंड फॉर 9 मंथ्स। ये लॉजिक समझ में आया भाई? ये वाले डिबेंचर सिर्फ 3 महीने रहे आपके पास, यहां से यहां तक, यहां इनका पेमेंट कर दिया तो इन पे 3 महीने का ब्याज देके खत्म करो। फिर ये वाले डिबेंचर यहां इशू करे गए, तो इस साल में अब कितने महीने बचे थे? 9 महीने बचे थे, तो इस पे इंटरेस्ट 9 महीने का बचेगा। ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड में अभी देखता हूं, पहले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर लें जरा। क्या बैठता है हमारे पास? इंटरेस्ट 3 लाख पे 12%, 3 महीने, ये तो आ गया 9,000। और 5 लाख पे 10% और 9 महीने, ये आ गया 37,500। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर का टोटल अमाउंट लिख दूंगा, 46,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें इसमें कंफ्यूजन था या नहीं था, जरूर बताना। ये क्वेश्चन तीनों बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं। मैंने वही क्वेश्चंस पिकअप करे हैं जहां गलती हो सकती है। सिंपल क्वेश्चन तुमने कर लिए सारे, वो हो भी जाएंगे, इनमें गलती होती है। 46,500 का बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर ये हट जाएगा। डन। 46,500 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 46,500, ये हम माइनस करेंगे। वो जो पीछे कैसे कैलकुलेट करके दिखाया वो आप वर्किंग नोट्स में दिखाओगे, बिना दिखाए काम नहीं चलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया सर। अब ये हो गया, ये हो गया। प्रपोज डिविडेंड बता दो बस। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च वाज पेड 8%। 8% के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड देना है 20 लाख रुपए पे। 20 लाख पे 8%, 160। डिविडेंड पेड
1,60,000 ये हो गया, और एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है सर? वो तो वैल्यू में ही गिवन था थर्ड एडजस्टमेंट में। अगर बेटा जी ये डिविडेंड के बारे में प्रीवियस ईयर ना भी बोलता ना, तब भी हमें इसी पे देना था, सही है। करंट ईयर पे हम कभी नहीं देते इस साल में। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट 10,000। चलो सर, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट है 10,000। अब देखो ये सारी आइटम शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड है, यहीं आई, ठीक है। बस हो गया काम, अब निकाल लो जरा वैल्यू यार, क्या आ रही है। 3 लाख नेगेटिव का है, पहले मैं नेगेटिव वाले जोड़ लेता हूँ। 20,000, 46,500, 1,60,000, 10,000, 475,000, 61,500 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं। अब देखो नेगेटिव आ गया तो इसको क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस बात का याद रखना, जब भी नेगेटिव आए तो क्या लिखना है? कैश यूज्ड, ठीक है। दिस इज डन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो ये थे बच्चे हमारे पास छोटे क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पे। Cash flow from operating activity of Pinnacle Limited for the year ended 31st March was 28,000. Cash flow from operating activity is already given है. This is a new type of trending questions जो आपके पास बोर्ड में आ सकता है। यानी एक एक्टिविटी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, क्योंकि पहले और अब में बहुत सारे सिस्टम चेंजेस आए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन हो। एक बार पहले भी बोर्ड में ऐसा हुआ है और इस साल भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। बैलेंस शीट दिया हुआ है विद नोट्स टू अकाउंट्स, पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा काम यहाँ पे बहुत सारा बचने वाला है। क्यों बचने वाला है? क्योंकि हमारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना ही नहीं है। वेरी वेरी नाइस। तो ऊपर पूरा हेडिंग डाल देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से साल का है वो भी मेंशन कर देना, फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दो बार अमाउंट क्यों? यहाँ पे फाइनल ABC बाहर कर देंगे, है ना। अब हम लेते हैं सबसे पहले तो ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो गिवन है सिंस, तो यहीं पे डाल दूंगा बस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड सी आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हमें दिया हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000 गिवन है, तो 28,000, इसी को बाहर कर देता हूं मैं, 28,000 हमारे पास ये तो गिवन ही था। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। चलो जल्दी से फटाफट से। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। अभी तक तो हो गया होगा दिमाग में सेट। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। 28,000 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब बैलेंस शीट पे एक बार नजर दौड़ाने से पहले मैं एडजस्टमेंट्स देख लूं। एक तो मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, ओके, डिबेंचर पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट है। एग्जाम में भी आपकी मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट्स आएंगी, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएगी। कैश फ्लो पे क्वेश्चन पे मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट होगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, तो स्ट्रेस फ्री रहना, ठीक है। घबराना मत कि पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन कैश फ्लो का होगा एग्जाम में। चलो, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था? 5 लाख। इस साल कितना है? 9 लाख। 4 लाख बढ़ गया, क्या बोलते हैं? सीधा सीधा इशू ऑफ शेयर्स। शुरू करो जल्दी से फटाफट से। इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स।
4 लाख रुपीज सॉर्टेड। उसके बाद क्या है सर, इशू ऑफ शेयर्स डन। देन वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है सब कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस का। फिर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। सरप्लस दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ P&L हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है सर किसी काम का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है। आगे चलते हैं। आपको अब देखो यहां से हिंट मिलेगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है मेनली। ठीक है, चलो। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में है सर 9% डिबेंचर्स। 9% है तो इसका इंटरेस्ट भी ध्यान से देखना पड़ेगा। करते हैं। डिबेंचर पहले कितने थे? डिबेंचर थे 2 लाख के, अभी है 3 लाख रुपए के, तो 1 लाख के डिबेंचर और इशू करे गए। चलो जी, 1 लाख के डिबेंचर इशू करे गए, इंटरेस्ट लास्ट में करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख लोन से आ गया। इशू ऑफ शेयर भी हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर भी हो गया। ओके, डिबेंचर 2 से 3, 1 लाख रुपए का इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। इंटरेस्ट लास्ट में देखूंगा मैं। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटीज का फिर से कोई खेल नहीं है, क्योंकि करंट लायबिलिटी सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होती है, तो यहाँ टेंशन फ्री रहो। उसके बाद टोटल आ गया, खत्म भी हो गया लायबिलिटी साइड। वाओ, अब चलते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो इस चीज का ध्यान रखना, एज पर द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको फिक्स एसेट नहीं दिया होगा। अब क्या दिया होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, और इनटेंजिबल का अलग हेड होता है। सबसे पहले टेंजिबल में ही देख लेते हैं, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, तो दोनों के अकाउंट बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के भी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी। चलो शुरू करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, एक तो हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाने वाले हैं जो हमें दिया हुआ है। प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ फिल कर लेना। और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। एक प्लांट एंड मशीनरी और एक एक्यूमुलेटेड डेप्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्ट का ओपनिंग इधर आता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझा दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें चेक करते हैं बैलेंस कितना कितना दिया हुआ था। हमें बैलेंस दिया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी का 886, तो क्लोजिंग है 6,04,000, ओपनिंग है 6,04,886, 6,04,000, 8,86,000। एक्यूमुलेटेड डेप्ट का बैलेंस चेक करना है मुझे एक बार। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 80 और 140, ठीक है, 80 और 140। ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मली हमने फिल कर दिया। ठीक है, ये आप पिछली बार भी सीख के आए हो, अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया अच्छे से। देखो 80 140 सर ये नेगेटिव है, इससे कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं। ये नेगेटिव सिर्फ इसको शो करने के लिए है। एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस होता है तो ये वैल्यू आती है। क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका नेगेटिव होने का। क्या है जी? अब एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे बहुत बच्चों के नंबर कटते हैं। अब मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बुक वैल्यू। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा होता ना, तो कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस होता है। बुक वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। एक में माइनस हो चुका है, एक में से होता है। कॉस्ट लिखा होगा तो उसमें से माइनस होगा, बुक वैल्यू लिखा हुआ है तो ऑलरेडी हो चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितना? देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन का मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये याद रखना। ये करंट ईयर का डेप्ट नहीं है, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। है कितना? 23,000। ओके, एंड इट वाज सोल्ड फॉर 12,000। इट वाज सोल्ड फॉर 12,000। यहां से ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो इसको कैसे और कहां पोस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास जो बुक वैल्यू ऑफ मशीन था वो 90 था, यानी डेप्ट लगने के बाद 90,000 रुपए उसका वैल्यू था, और 90 वाले पार्ट को आपने बेचा 12,000 के प्रॉफिट पे। ये नोट कर लेना, 90 वाले पार्ट को 12 के प्रॉफिट पे बेचा तो 90,000 प्लस 12,000
जो इसका वैल्यू बन जाता है वो बनता है 1,02,000। ये आपका सेल है, 1,02,000 रुपए का सेल है, और जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो 23,000 है। ठीक है, 1,02 का सेल और एक्यूमुलेटेड डेप 23,000। चलो 1,02,000 का तो सेल है बाय बैंक, ये हमारे पास सेल है 1,02,000 का, सही है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप आया वो आया 23,000, 23,000। इसी को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000। ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसको इधर लिख दो, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 12,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया? और तो कुछ गिवन नहीं है बस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, बस यही सब गिवन था। एक मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 90 था, डेप्रिसिएशन 23 का लगा टोटल, वो हमने यहाँ लिख दिया 23 का डेप्रिसिएशन, 12,000 के प्रॉफिट पे 12,000 का प्रॉफिट यहाँ आ गया। डन, सॉर्टेड। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लो भाई, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। सर जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग ऑलरेडी गिवन है। 140 प्लस 23 163, 163 माइनस 80 इज 83। ये हमने बैलेंस में निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो निकाला ये बेसिकली कहाँ जाना था? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होना था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन, है ना। ये हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग गिवन है तो इसका कोई काम नहीं है, बैलेंस कहीं वैसे ही नहीं जाता। ये प्लांट एंड मशीनरी में इधर आ ही चुका है। ठीक है, ये इधर आ गया, तो अब देखो ये तो कहीं जाना नहीं, ये बैलेंस है, बैलेंस कहीं वैसे ही नहीं जाता। स्टेटमेंट ऑफ P&L जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपके पास जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो गिवन है। सेल 1,02,000 रुपए की सेल, ये आप ले आओ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000। अब बैलेंस करके परचेज भी निकाल दो बस जल्दी जल्दी से फटाफट से। इसका टोटल लगा लो कितना आ रहा है, 886,000 प्लस 23,000 प्लस 1,02,000, वैल्यू आया 10,11,000। इसमें से माइनस करो 6,04,000, 12,000, 395 का परचेज निकल आया बच्चे टू बैंक। ये क्या है? परचेज 10,11,000, ये 395 का परचेज आ गया। ठीक है, 395 का परचेज हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3,95,000 नेगेटिव में, खरीदा तो पैसा गया। ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डन, सॉर्टेड हो गया सर अब सारा काम। आओ हमारा काम हो गया, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर 4 है, बताओ जी क्या है नोट नंबर 4 में? गुडविल दिया हुआ है, गुडविल पिछले साल था 76, अभी है 36, वैल्यू कम हो रहा है। प्रीवियस ईयर में कितना था? 76, अभी हो गया 36, 40, 50, 60, 70, 40,000 रुपये कम हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में एडजस्ट होना था, वो गिवन है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। चलो सर, ये भी डन, ये भी डन। करंट एसेट हमारे पास कहाँ एडजस्ट होते हैं? करंट एसेट हमारे पास एडजस्ट होते हैं सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में, तो करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये याद रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। ठीक है, इन्वेंट्री ऊपर एडजस्ट होगा तो अभी कुछ नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ ही हम इसको कंसिडर कर लेंगे। डन सर, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस सॉर्टेड है, डिबेंचर सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, गुडविल भी सॉर्टेड है। अब हमारे पास बस क्या रह गया? डिबेंचर का इंटरेस्ट रह गया। आओ जी, डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। सर हमारे पास साल के शुरू में डिबेंचर कितने के थे? देखो, साल की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2018 और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 19 में। मेरे पास साल के शुरू में जो डिबेंचर थे वो थे 2 लाख रुपए के, साल के शुरू में 2 लाख के डिबेंचर थे, लास्ट में 3 लाख हो गए, तो 1 लाख के डिबेंचर और इशू करे गए हैं। इट मींस इस 2 लाख पे तो पूरे साल का ब्याज देना ही था 9% के हिसाब से, ये तो देना ही था क्योंकि इनका कुछ हुआ ही नहीं। 2 लाख का लोन पहले से था, पहले दिन से था, और लास्ट में 3 लाख हो गया, यानी 1 लाख का लोन और ले लिया,
तो उस 2 लाख का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, तो वो तो एज इट इज रहेगा, इस पे तो देना ही देना है। अब 1 लाख जो नए डिवेंचर इशू करे गए थे, लिखा है 9% डिवेंचर फॉर इशूड ऑन 1 अप्रैल 18, इसी डेट पे इशू कर दिए गए थे। जो नए डिवेंचर है ना 1 लाख के, वो इसी डेट पे इशू कर दिए गए थे, तो इस पे भी पूरे साल का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि 3 लाख रुपए पे 9%, 3 लाख पे 9% अगर हम चलें तो 27,000 रुपए का इंटरेस्ट बैठता है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 27,000 रुपीज़, ये आप करोगे माइनस इशू ऑफ डिबेंचर से पैसा आया, ये भी हमारे पास इशू ऑफ शेयर से ही पैसा आ गया, सेल परचेज ये हमने एडजस्ट कर दिया। बस चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा सर। 395 माइनस 395 माइनस 1,02,000 293, इसी 293 को यहाँ हम बाहर भेज देंगे। 2,93,000 दैट टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव आए तो उसको क्या बोलते हैं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। फाइनेंसिंग में तो पॉजिटिव ही आएगा। 4 और 1 5 लाख, 5 लाख में से 27,000 अगर चला गया तो बचा 4,73,000। 473 पॉजिटिव का ये बाहर आ गया, इसको क्या बोलूँगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार इतना चेक करो फटाफट से, एक ही जगह कर देता हूँ सो दैट आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाओ। लो, अब हम इसके फाइनल एंड की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, बस फाइनल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना आ रहा है। तो हमारे पास हो गया है सर 28,000 पॉजिटिव प्लस 473,000 पॉजिटिव माइनस 2,93,000, 2,08,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। 2,08,000 रुपीज़ हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग वाले में हमारे पास क्या क्या गिवन है सर। ओपनिंग वाले में बच्चों याद रखना कि हमें ये देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये तो टोटल हो गया, इसे तो छोड़ दो। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं और एक करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो 140 और 20, 140 और 20 कितना हो गया, 160। 160 तो वहां पे लिख दो, 160 यहाँ आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया 000,086,368, ये आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। जो क्लोजिंग में आना चाहिए वो 368 आना चाहिए। आओ चेक करें, क्या 368 क्लोजिंग में आ रहा है। क्लोजिंग में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमारे पास क्लोजिंग में है एक तो 238 और 130, इनको जोड़ दो तो 368 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बिल्कुल ठीक बनाया है। ठीक है, ओपनिंग वाले आपको उस a प्लस बी प्लस सी में जोड़ने हैं तो क्लोजिंग के बराबर आने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। सॉर्टेड, डन। आओ अब मैं आपको एक बार वापस से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करा दूं। ये आ गया आपका पूरा क्वेश्चन जो हमने कैश फ्लो पे बनाया है। ठीक है, इसके नोट्स अगर आपको देखने हैं तो बस 2 अकाउंट बने हैं इसके नोट्स के नाम पे और कुछ नहीं बना। डन। चलो सर अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया। ये आ गया सर हमारा दूसरा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है जी, एक बार बैलेंस शीट पे नजर मार लेते हैं, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर दिए हैं, बैंक लोन दिया हुआ है। अब देखो बैंक लोन लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेबल दिया हुआ है,
ट्रेड पेबल के बाद हमारे पास एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, बाकी सब सोबर दिख रहा है अभी तक। कैपिटल रिजर्व मुझे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व यूजुअली इसमें होता है लेकिन इसमें कैपिटल रिजर्व है, तो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी कॉस्ट पे दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। अब देखो मशीनरी कॉस्टिंग, पिछला क्या था, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, इसीलिए डाला है मैंने क्वेश्चन क्योंकि यहाँ नंबर कटते हैं। मशीनरी का कॉस्ट है इस बार 20,000 रुपये। ओके, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। डिवेंचर हमने रिडीम करे हैं 1 अप्रैल पे। टैक्स 15,000 का पे करा गया है, इंटरिम डिविडेंड पे करा गया है, बोर्ड हैज प्रपोज फाइनल डिविडेंड, ठीक है। डन सर, शुरू करते हैं, आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है ये, स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेट के साथ। बनाओ जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स में फॉर्मेट बना लो बच्चे सभी लोग, ताकि हमारा अब पर्टिकुलर अमाउंट भर लेना खुद से, इतना मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप कर लोगे बेसिक सी चीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले, उसके बाद इसमें सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूँ थोड़ी सी, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम नोट नंबर 1 में बनाएंगे, तो यहाँ नोट नंबर 1 मैंने मेंशन कर दिया। फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये करने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बस इसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। फिर हम बी पे चलते हैं। बी क्या है हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखेंगे अभी पूरा का पूरा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या कैसे कैसे आता है वो हम सब चेक कर लेंगे। लो जी, बेसिक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एनपीबीटी का भी एक छोटा सा नोट पहले से ही बना लेता हूँ। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर कैसे निकलेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, जो भी वैल्यू आएगी, प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो जी, सॉर्टेड सर, शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, लेट्स स्टार्ट विद एज ऑलवेज इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब ईयर फिर से देख लो कि प्रीवियस कौन सा है, करंट कौन सा है। प्रीवियस 21 है, करंट 22 है। 3 लाख से 350 हो गया, 3 लाख से 350 हो गया, तो 50,000 रुपए के शेयर इशू करे गए। जल्दी से फटाफट से इशू ऑफ शेयर्स 50,000, 50,000 के आ गए हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या है सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा किस लिए काम आता है, एनपीबीटी में। सबसे पहले आपको चाहिए सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 35 माइनस 30, 35 माइनस 30 ये आपको लिखना पड़ेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 35 माइनस 30 ये आ गया 5,000। अब उसको ऐड करना है आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पिछले साल कितना पैसा था, जनरल रिजर्व में पिछले साल 20,000 थे, इस बार 33,000 है। 20 से 33 तो 13,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाले। लास्ट ईयर में 20 थे, इस बार 33 है। 13,000 और डल गए ना। 13,000 को क्या करें, ऐड करो। 13,000 इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ये इधर आ गया। देन हमें एक वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व क्या है, कोई ना कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ होगा, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा। जैसे हमने सपोज कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी होगी या बिजनेस खरीदा होगा सस्ते में, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा कैपिटल रिजर्व में। या फिर हमने शेयर फॉरफिट करे होंगे, उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करा होगा। वी नेवर नो क्या है, किस चीज का पैसा है। तो ये P&L में तो जा नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस पे तो इंपैक्ट कर नहीं रहा,
तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो पैसा बाहर से आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो इसको अभी फिलहाल हम कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन में देखता हूं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। फिलहाल कैपिटल रिजर्व का कोई काम नहीं है, ठीक है। P&L हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्या है, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर। डिबेंचर पिछले साल कितने के थे, 1 लाख के थे, अभी हो गए 80,000। 1 लाख के डिबेंचर थे, अभी 80,000 के हो गए हैं। इसका मतलब आपने पेमेंट करा लोन का, रिडेम्पशन करा डिबेंचर का, 1 लाख से 80,000 हो गए, तो 20,000 का आप लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000 रुपए, ये आप माइनस कर दो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपने 20,000 पेमेंट कर दिया होगा। इंटरेस्ट वगैरह मैं लास्ट में देखूंगा, इस पे डिबेंचर का इंटरेस्ट लास्ट में देख लेंगे। करंट लायबिलिटी आ गई। करंट लायबिलिटी में मेरे पास सबसे पहले तो बैंक लोन लिखा हुआ है। अब बैंक लोन है तो सीधा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कितने का लोन था पहले, 25,000 रुपए का, अभी हो गया 15,000 रुपए का। इट मीन्स 10,000 का लोन आपने पे कर दिया, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा पेमेंट ऑफ बैंक लोन। पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 रुपीज का आपने लोन पे कर दिया। ऑल्दो ये करंट लायबिलिटी में दिया था, बट बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये याद रखना आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बीइंग अ नॉर्मल करंट लायबिलिटी 60 से 165, 60 से 165, 1,05,000 से बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, तो हम भी ऐड करेंगे 60 से 165। तो यहां पे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 1,05,000 बढ़ गया, तो हम भी ऐड कर देंगे। कौन सा करंट लायबिलिटी है, पूरा नाम लिख देना। ट्रेड पेबल था आई गेस, तो ट्रेड पेबल लिख देना, जो भी है वो लिख देना। हाँ ट्रेड पेबल है, ठीक है। लायबिलिटी साइड सॉर्टेड। लायबिलिटी में यही था, हमने पूरा लायबिलिटी साइड सॉर्ट कर दिया। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो नॉन करंट एसेट, वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग डलता है। अब याद रखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 2। मशीनरी दिया हुआ है, कॉस्ट पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। आओ अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट नंबर 2 बनेगा सर। नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट खुद भर लेना। और नोट नंबर 3 एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, ये नोट नंबर 3। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एसेट की बात करूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस कितने कितने दिए हुए हैं चेक करवा दो सर जल्दी से। बैलेंस दिए हैं हमारे पास मशीनरी का तो 350 470, 350 470 यानी 470, और एक्यूमुलेटेड डेप का 50 60, जितना मेरी ध्यान गया 50 60, यस 50 एंड 60। एडजस्टमेंट इसकी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना है। क्या है हमारे पास एडजस्टमेंट में, देखो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मुझे पता है तुम गलती करोगे इसके अंदर, ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, बेटा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। पिछली बार बुक वैल्यू दिया हुआ था, बुक वैल्यू में से डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, कॉस्ट में से माइनस होना होता है, ओके। तो कॉस्ट कितना है 20,000 रुपए का, जिसपे डेप कितना लगा पूरा का पूरा साल में, पूरे जीवन में 15,000 रुपए। तो 20,000 की मशीन थी जिसपे 15 का डेप लगा चुके हो, तो आज का वैल्यू कितना बैठा इसका 5,000, ये इसका बुक वैल्यू आ गया। देखो तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप आपने हटा दिया, तो बुक वैल्यू आ गया 5,000 आ गया। अब ये 5,000 वाला जो मशीन है ये आप बेच रहे हो 12 में, सोल्ड फॉर 12,000। 5 वाला मशीन 12 में बेचा तो 7,000 का प्रॉफिट हो गया। 5 वाला 12 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट हुआ ना। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। 5 वाला 12 में बेचा
तो प्रॉफिट हो गया 7,000 का। अब हम अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, अकाउंट में एक तो प्रॉफिट लिखोगे 7,000 का, सेल लिखोगे 12 की, ठीक है, सेल 12, प्रॉफिट 7, एक्यूमुलेटेड डेब्ट 15, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, सेल 12, प्रॉफिट 7, एक्यूमुलेटेड डेब्ट 15। सेल 12, प्रॉफिट 7, एक्यूमुलेटेड डेब्ट 15। एक्यूमुलेटेड डेब्ट इधर से आता है 15, ये गया टू मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हुआ एज इट इज इधर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेब्ट, ये क्या है, बाय बैंक, ये आपकी सेल है और ये आपका प्रॉफिट है, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। सॉर्ट हुआ, समझ आया? वही काम हो रहा है हर क्वेश्चन में, बस वो वही घुमा सकता है कि कौन सा बुक वैल्यू है, कौन सा कॉस्ट है। ये दो चीजें क्लियर कर ली तो कोई चक्कर ही नहीं है, नंबर कट ही नहीं सकते। बस अब वैल्यू निकाल लो, 60 और 15 75, 75 माइनस 50 25, 25 का देखो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस पे आ जाते हैं, 470 और 15 485, 485 और 10 495 और 2 497, 497 में से 357 हटाना है, 497 में से 7 हटाओ तो 490, 490 में से 350 हटाओ तो 140। लो जी, ये आपकी परचेज निकल गई, टू बैंक, ये है परचेज। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक चीज का क्लैरिटी तो आ गया होगा कि इसमें जो भी चीज होती है वो फाइनेंसिंग में कभी नहीं जाती। इसमें से दो आइटम्स हमेशा इन्वेस्टिंग में जाती है, सेल परचेज, दो आइटम्स हमेशा ऑपरेटिंग में जाती है, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस। चार ही चीजें निकलती हैं इन अकाउंट से, दिमाग में सेट कर लो, चार ही चीजें होंगी, दो इन्वेस्टिंग में जानी है सेल परचेज, दो ऑपरेटिंग में जानी है प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखो अब बैलेंस, बैलेंस कहीं जाता नहीं है तो बैलेंस सॉर्ट कर दो, बैलेंस कहीं जाता नहीं है, काम खत्म, ये दो जगह अपने आप आ गया 15 15। डेप्रीसिएशन 25,000 रुपए का करंट ईयर का डेप्रीसिएशन सबसे ऊपर प्लस डेप्रीसिएशन 25,000 रुपए का। एक प्रॉफिट हुआ था वो माइनस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5 वाला 12 में बेचा था, 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ये माइनस क्यों हो रहा है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। उसके बाद एक परचेज और एक सेल इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। सेल आई गेस 12,000 रुपए की थी, पैसा आया, 140 की परचेज थी, पैसा गया। 140 और 12 ही है ना, कंफर्म कर लूँ, 140 और 12 बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करा मैंने, ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट दो जगह अपने आप ऑलरेडी आ चुका है, यहीं से आया था ये, बैलेंस कहीं जाना नहीं, 470 350 ये डन है। ये सेल थी 12,000 इन्वेस्टिंग में गया, ये ऑपरेटिंग में गया, ये इन्वेस्टिंग में गया परचेज, सब वैल्यूज पोस्ट कर दी, डन। आगे चले, चलो सर अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है। आ जाओ सवाल, हमें कहाँ घुमाओगे तुम, आ जाओ, बच्चे हमारे खूब मेहनत करके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, तुम्हारे में जितना दम है लगा लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर, पहले 50 अब 40, क्या कुछ वैल्यू और कुछ दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे? हाँ दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे दिया अगर, तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओ, नोट नंबर 1 2 3, नोट नंबर 4। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपका एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो जाए, आपको पूरी किताबें ना पढ़नी पड़े। मेरा काम तुम्हारे लिए आसान करना है, हर चीज तुम्हारे लिए इजी बनानी है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करा रहा हूं ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना करने पड़े आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एग्जाम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट्स आएंगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो जब तुम मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हो ना, तो आसान वहां आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे क्या पूछ रहा है हमारे से। क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर पहले 50 अब 40, पहले 50 अब 40, ठीक है जी। पहले 50,000 के थे अब 40 के थे। देखो नॉर्मल एसेट है तो डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग। क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पे। अब देखो कितने की इन्वेस्टमेंट बिकी है
50 से 40 हुआ तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट बिकी। 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट 20% के प्रॉफिट पे बिका, तो 10,000 का 20% 2,000, वैल्यू कितना आया 12,000, है ना। ये 12,000 आपकी सेल है, तो बाय बैंक दिस इज सेल, 12,000 की सेल है। और टू, अब यहां आती है मेन बात, देखो जो 2,000 का प्रॉफिट आया ना, उसको आप क्या लिखते हो, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऊपर जाके माइनस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर ही नहीं करा, हमने इस प्रॉफिट को सीधा कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। डायरेक्टली हमने इसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, P&L को इंपैक्ट ही नहीं करा इसने। देखो विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व में गया, P&L पे इंपैक्ट ही नहीं करा, तो कैश फ्लो पे भी वो इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो तभी आता ना जब P&L पे आइटम आती इंपैक्ट करता, इंपैक्ट ही नहीं करा, हमने सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इस बात को याद रखना बच्चों, अगर कोई चीज सीधा कैपिटल रिजर्व में चली गई, इसने P&L पे इंपैक्ट नहीं करा, तो ये हमारे कैश फ्लो में भी नहीं आएगा। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। ये बहुत कम सवाल है इस तरीके के, तो आपको देखना है। बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए की, ये आपको बस दिखानी पड़ेगी। 12,000 की सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12,000 की। लो जी, एक और 12,000 आ गया, 2 12,000 हो गए यहाँ पे हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, अभी देख लेंगे। टैक्स के बारे में कुछ बोला गया है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ बस आगे चलते हैं। दिस इज सॉर्टेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। अब करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो लास्ट में एडजस्टमेंट होगा। फिलहाल मुझे क्या एडजस्टमेंट करना है, एक तो इन्वेंट्री का, एक ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। इन्वेंट्री से शुरू करता हूँ। इन्वेंट्री 30 से 52 बढ़ गया तो माइनस करो। 22,000 से बढ़ा, 22,000 से बढ़ा है तो हम करेंगे माइनस, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 22,000, मैं तो माइनस कर दूंगा इसको, ओके। उसके बाद और क्या है, और है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ गए, ये भी लेस करूंगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40 से 60, 20,000 रुपये से ये बढ़ गए, ये भी मैंने कम कर दिया। सॉर्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड, ये भी हो गया। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमने कुछ करना नहीं है। कैपिटल रिजर्व सॉर्टेड, जनरल रिजर्व डन, ये सब हो गया हमारा काम। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वाला पॉइंट कर चुका हूँ, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 21। आओ जी डिबेंचर्स की बात करते हैं अब। डिबेंचर 1 अप्रैल 21 पे ही रिडीम करे गए थे। 1 अप्रैल 21 का मतलब क्या है, शुरू में, हाँ जी ठीक है जी। 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 21, शुरू में डिबेंचर कितने के थे, डिबेंचर थे 1 लाख रुपए के। साल के शुरू में आपके पास बच्चे 1 लाख के डिबेंचर थे, लास्ट तक जाते जाते ये 80,000 हो गए, ठीक है। अब मुझे ये चीज दिमाग में बिठानी है कि 1 लाख का लोन मेरे पास साल के शुरू में था, साल का एंड होते होते वो लोन सिर्फ 80,000 रह गया। 20,000 पे कर दिया, 80 तो रहा, इसका मतलब 80 पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है पूरे साल का, क्योंकि वो तो लोन आपका अभी भी है। जो 20 रिडीम करे हैं वो कब करे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है शुरू में ही कर दिए, 1 अप्रैल 21 पे ही कर दिए। द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 21, यानी साल के शुरू में ही डिबेंचर रिडीम हो गए। इसका मतलब यहीं पे 20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो साल के शुरू में ही आपके डिबेंचर 80 के रह गए, 80 के रह गए, लास्ट तक 80 ही है, तो ना और डिबेंचर इशू करे ना ही और पेमेंट करा, तो 80 पे इंटरेस्ट देते पूरा, 80 पे 12%, 80,000 पे 12% आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। 80,000 पे 12%, 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आ जाओ 9600 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9600, नीचे माइनस ऊपर प्लस, 9600 यहीं पे प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर
9600 नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट एक नॉन ऑपरेटिंग पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस होता है। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है सर हमारा? 1 2 3 हो गया। नंबर 4 पे दिया हुआ है 15,000 का टैक्स हमने दिया है। अब सर टैक्स को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सीधा जानकारी कोई नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे एडजस्टमेंट आया। वो क्या आया? टैक्स पेड 15,000। अगर आपने टैक्स 15,000 पे कराया और कोई डेटा ही नहीं है तो इसी को प्रोविजन फॉर टैक्स मानो, इसी को टैक्स पेड मानो। ठीक है, 15,000 को ही टैक्स पेड यहाँ पे माइनस करूँगा, माइनस टैक्स पेड ऑपरेटिंग में 15,000 रुपये यही माइनस हो जाएगा और यही 15,000 रुपये हम प्रोविजन फॉर टैक्स में ले लेंगे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कुछ जानकारी नहीं है तो जितना टैक्स पेड उतना ही प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब हम आगे चलते हैं, हमारा ये वाला काम भी हो गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है हमें? टैक्स पेड हो चुका है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। इंटरिम डिविडेंड फिर से एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा। 25,000 का पेमेंट हुआ है तो यहीं पे आएगा इंटरिम डिविडेंड 25,000 और इसी इंटरिम डिविडेंड को हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000 यहाँ माइनस वहाँ प्लस। ओके सॉर्टेड सर, ये भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड के बाद क्या लिखा हुआ है? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एट 10%। जो कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा था कि हम इतना डिविडेंड देंगे। ठीक है, बट जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने डिडंट अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड। शेयर होल्डर ने बोला कि ठीक है भैया हम अप्रूव नहीं कर रहे, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये अप्रूव ही नहीं हुआ। अगर अप्रूव नहीं हुआ, अगर ऐसा लिखा आ जाए कि द शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर या अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड, तो उस सिनेरियो में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। तो प्रपोज डिविडेंड इस बार हमारा कैसा रह जाएगा? एक तो क्वेश्चन आया था जिसमें चारों चीज़ें आने वाली थी, लेकिन ये प्रपोज डिविडेंड हमारा रह जाएगा खाली। तो इसका सम लगाओ बस यार, और क्या। 25 और 5 40, 40 और 1 50 और 8 58,000। 58,000 रुपीज़ का बच्चे एनपीबीटी आ गया। चलो ऑलमोस्ट डन है हमारा काम। 58,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58 + 25, 58 + 25 + 9,600 माइनस 7,000, 85,600 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ये एडजस्ट करो, यहाँ से आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकलेगा 1,05,000 माइनस 22,000 माइनस 20,000, 63,000 ये वैल्यू आ गई। पॉजिटिव क्या आ रही है? ये प्लस करो, 63,000 प्लस 85,600, 148,600, 148,600 में से 15,000 हटा दो जो टैक्स दिया है, 133,600, ये फाइनल है 133,600। दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो स्क्रीनशॉट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉर्टेड। लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाउ। अच्छा, इसको बोलना क्या है? पॉजिटिव आया है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, अगला क्या है? ये नेगेटिव में आ जाएगा। 1,40 नेगेटिव का है और 12 और 12 24,000 हटाने हैं। 1,40 में से 24 हटाओ तो 1,16,000 नेगेटिव आ जाएगा। 1,16,000 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलूँगा? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,16, 140 माइनस 24। कंफर्म करके चल रहा हूँ ताकि गलती ना हो कोई भी। सॉर्टेड। चलो सर, यहाँ पे बता दो। नेगेटिव वैल्यूज़ काफ़ी दिखाई दे रही हैं, पहले नेगेटिव ही कर लेता हूँ। 25,000, 9,600, 10,000,
20,000, 50,000, 14,600। बस अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या वैल्यू बैठेगी, ये आया था हमारे पास 1,33,600 पॉजिटिव का माइनस 1,16,000 माइनस 14,600, ये वैल्यू आ रही है 3,000 पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव आया तो उसको क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, 3,000 आ गया। अब बस ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट दिखा दो कितने हैं सर। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट है आपके पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में 1,15, देखो 115 है, 3,000 तीनों का सम आया था तो 115 प्लस 3 118, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। क्लोजिंग 118 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो किसके बराबर आना चाहिए वो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। 1,15,000 इसमें जोड़ा, 1,18,000 आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर ओपनिंग एंड दिस इज योर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहे 1,15, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहे, दिस वाज NPBT। सॉर्टेड। तो ये था एक बहुत शानदार क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से करना है, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो। और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी थी जो मैंने आपको सारी समझाई, सारी एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, बड़ा शानदार, देखो उस क्वेश्चन को एक बार, क्या है चेक करो। द थर्ड एंड द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फिर बैंक लोन, क्रेडिटर, बाकी सब बेसिक है। इंटेंजिबल में पेटेंट है, ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस बार आपको नोट्स में दोनों बैलेंस दिए हुए, तो या तो इसका अकाउंट बनेगा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया हुआ। बिल्डिंग वॉज परचेज लिखा हुआ है, ओल्ड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 63 था, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, नॉर्मल बिल्डिंग बिकी है। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्रोवाइडेड का क्या मतलब है सर, क्या टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब टैक्स पेड है या प्रोविजन फॉर टैक्स है। टैक्स प्रोवाइडेड इज प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स प्रोवाइडेड क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आ जाओ जल्दी से इसको शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है बच्चे, एफर्ट लगाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा, आपको सब आता होगा। एफर्ट नहीं लगेगा कैश फ्लो में तो दिक्कत है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन वी हैव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो सर, अब हमें क्वेश्चन दिखा दो एक बार फटाफट से, हम करना शुरू कर लें। ताकि देखो जी, फटाफट से इसको आप एक बार देखो। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे आप ही ट्राई करो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन ब्रीफ करता हूं, आप इसको ट्राई करो अपने आप से, ठीक है। आपने फॉर्मेट बनाया, अब शुरू करो जल्दी से करना। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल पिछले साल 4 लाख था, इस साल 6 हो गया, तो 2 लाख रुपए बढ़ गया। 2 लाख रुपए आप बोलोगे इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग में डाल दो इशू ऑफ शेयर्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, कोई नोट नहीं है, कोई भी नोट नहीं है, तो करंट ईयर बैलेंस दिस 2 लाख माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस 1 लाख, 2 माइनस 1 ये आपका NPBT का नोट बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नोट बनेगा, 2 लाख माइनस 1 लाख। चलो कर ही दूं मैं ही, मन कर रहा है मेरा। 2 लाख का आ गया इशू ऑफ शेयर्स, यहां पे लिख देता हूं इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, और NPBT में यही बना लेता हूं
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना कितना था? ये था सर 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख बचेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में और क्या क्या डेटा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है और बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लोन पिछले साल हमारे पास 2 लाख का था, अभी हो गया 1 लाख। 2 लाख से 1 लाख, इसका मतलब आपने पेमेंट करा होगा। चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हुआ है 1 लाख, पेमेंट हुआ है तो पैसा जाएगा। ठीक है सर, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हो गया, सॉर्टेड। उसके बाद क्या है हमारे पास? करंट लायबिलिटी में एक बैंक लोन है। बैंक लोन पिछले साल 10,000 का था, इस साल 0 है। बैंक लोन अगर 0 है हमारे पास तो उसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000 रुपये, ये भी गए हमारे पास से। नेक्स्ट क्या है सर? बैंक लोन हो गया। उसके बाद वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एक नॉर्मल करंट लायबिलिटी है आपकी, ये कम हो गई है 60 से 45, 15,000 से कम हुआ तो हम भी कम कर देंगे। 15,000 से कम हुआ हम भी कम कर देंगे, लेस कर देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर टैक्स ही होगा, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 1, देखो ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 70, यही बना दूं, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 70, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग 40, क्लोजिंग 70, ये भी प्रोविजन फॉर डेब्ट की तरह एक लाइबिलिटी ही है, जिसको एक्यूमुलेटेड डेब्ट बोलते थे ना, उसको प्रोविजन फॉर डेब्ट भी बोलते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब लिखा था टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब है और प्रोविजन बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और कितना प्रोविजन बनाया? टैक्स प्रोवाइडेड कितना दिया है? टैक्स प्रोवाइडेड है 80,000 रुपीज का, 80,000 का टैक्स प्रोवाइडेड है। अब सोचो बच्चों, 40,000 का प्रोविजन पहले से था, 80 का और बना दिया तो 120 हो जाना चाहिए था, यहाँ बचना चाहिए था 120, लेकिन बच कितना रहा है? सिर्फ 70। इसका मतलब 50 का पेमेंट कर दिया होगा ना, 120 में से 50 पे करा तो 70 बचा होगा। इसको क्या बोलते हैं? टू बैंक टैक्स पेड। ये क्या है? टैक्स पेड। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस तो कहीं जाएगा नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो कहीं जाना नहीं है। ये जो आपने अभी प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 80, ये एनपीबीटी में प्लस होगा, टिप में पी प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी में प्लस होगा, और ये 50,000 नॉर्मली माइनस होगा। 80 प्लस 50 माइनस 80 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 50 माइनस यहाँ पे सबसे नीचे 50,000 टैक्स पेड के नाम से, 50,000 यहाँ पे आपका माइनस टैक्स पेड, ये आपका माइनस हो गया। चलो सर, अब और क्वेश्चन दिखा दो जल्दी से, क्या है? लायबिलिटी खत्म? यस सर, लायबिलिटी खत्म, एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट में सबसे पहले एज ऑलवेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का खेल कर लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो, ओपनिंग में भी 6 लाख था, क्लोजिंग में भी 6 लाख था। नोट में तो कुछ है नहीं इसके बारे में, इंफॉर्मेशन में है लेकिन। बिल्डिंग खरीदी थी एक 75,000 रुपए की, और एक ओल्ड बिल्डिंग थी वो बेची हुई थी। आओ चलो बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। छः लाख 6 लाख,
ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000, एक बिल्डिंग खरीदी गई है 75,000 की, ठीक है, यहाँ पे हमने परचेज लिखा, 75,000 की एक बिल्डिंग खरीदी गई है, ओके। और क्या है, और दिया हुआ है एंड ओल्ड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 63 था, एक पुरानी बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू कितना था 63,000, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 63, देखो ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू 63, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 63 इसका आज का वैल्यू है, 5 के लॉस पे बिकी, तो 58 में बिकी है ना, 58 में ये बिक गई बाय बैंक, 58,000 में ये सेल हो गई बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, 5,000 इसका लॉस आ गया, बस सॉर्ट हो गया क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास 6,75,000, इतना आपका होना चाहिए था वैल्यू, बट 675 की जगह ये कितना आ रहा है, 663 आ रहा है। 675 माइनस 58,000 माइनस 5,000 माइनस 6 लाख, 12,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 12,000 क्या है, देखो सेल तो आ चुका है, तो ये है डेप्रीसिएशन, दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया यहाँ से हमें, ओके। अब क्या करना है सर, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं जाएंगे नहीं, ये तो सॉर्टेड है हमारे। परचेज जाएगा इन्वेस्टिंग में 75,000, सेल जाएगा इन्वेस्टिंग में 58,000। आओ, 75 की परचेज, 58 की सेल, 75 की परचेज पैसा गया, 58 की सेल पैसा आया, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, 75 और 58। आओ जी, उसके बाद आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में 5,000 रुपये, एक तो ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग लॉस, इसे तो यहाँ जोड़ दो, एड लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एक डेप्रिसिएशन 5 और 12, 5,000 का लॉस, 12,000 का डेप, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, परफेक्ट है। चलो सर, दिस इज सॉर्टेड, ये भी हमने कर लिया। बिल्डिंग टैक्स एडजस्टमेंट तो सारी हो गई इसका मतलब हमारी, बस और क्या है। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ओपनिंग क्लोजिंग 2 सालों का डिविडेंड दिया हुआ है, इसको अभी देखता हूं मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा काम हो गया। इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेटेंट पिछली बार 50 था, इस बार 45 है, पेटेंट हमारे पास कम हो गया, 50 से 45 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि यार 5,000 कम हो गया, यानी अमोर्टाइज हो गया, है ना। बढ़ता है इंटेंजिबल एसेट तो हम उसको कंसिडर करते हैं परचेज, कम होता है तो अमोर्टाइज। 5,000 रुपये यहाँ पे ऐड करोगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, 5,000 हमने पेटेंट के ऐड कर दिए। चलो सर, और दिखाओ फटाफट से क्या है अब हमारे क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी प्लांट हो गया, पेटेंट हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शुरू में थी ही नहीं, अब हो गई 75, तो खरीद ली। 75,000 रुपये की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खरीद ली। 75,000 रुपीज़ की परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 75,000 रुपये की ये खरीद ली, डन सर। उसके बाद और क्या बोल रहा है, देन वी हैव, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बाद में काम आएगा। इन्वेंट्री बताओ, इन्वेंट्री 10 से 15 बढ़ गया तो हम माइनस करेंगे, 5,000 हम माइनस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल, डेटर जो है वो तो ज़्यादा वैल्यू है, चलो पहले 5,000 कर लें, 5,000 माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, माइनस होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000। अब क्या रह गया हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स रह गए बस। वो कितनी वैल्यू के थे, एक 20 से एक 95, क्या डिफरेंस आता है एक 20 से एक 95, 75,000 बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे
इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000, ये भी माइनस कर दो, सॉर्टेड, बस खत्म। एक चीज़ रह गई बस, आई थिंक ट्रेड रिसीवेबल भी हो गए हमारे, ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया हमारा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो बाद में काम है, नोट्स में प्रोविजन हो चुका है, प्रपोज डिविडेंड रह गया। प्रपोज डिविडेंड में बच्चों क्या सीखा है हमने, जो डिविडेंड प्रपोज है, करंट ईयर का कोई खेल नहीं है, करंट ईयर को तो बिल्कुल इग्नोर करना है, प्रीवियस ईयर चाहिए हमें। तो 21 और 22 को तो भूल जाओ बिल्कुल ही, प्रीवियस ईयर 60,000 है, यही 60,000 डिविडेंड पेड, यही 60,000 डिविडेंड प्रपोज्ड, 60,000 रुपये आपके यहां डिविडेंड पेड में आएंगे, और यही 60,000 यहां प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड। डन सर, खत्म। फाइनल वैल्यू बताओ। 180 और 60, 240 का तो एनपीबीटी आ गया, 2,40,000 रुपये का आ गया हमारे पास एनपीबीटी, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 240 प्लस 10 250 प्लस 12 262, 262 में सब माइनस करना है, 75 580 और 95 माइनस कर दो, 262 माइनस 95 167 माइनस 50 117,000 सॉर्टेड। इसको पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। यहाँ पे नेगेटिव आएगा 150 माइनस 58 92, सही है जी। ये नेगेटिव आएगा तो नेट कैश यूज्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 60,000, 30,000 रुपये पॉजिटिव आ जाएंगे। बस अब a प्लस बी प्लस सी कर दो, a प्लस बी प्लस सी, तो 117,000 माइनस 92 प्लस 30 55, ठीक है 55 आ गया। बस अब इसमें ओपनिंग कैश देखना है मुझे कितना है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग है हमारे पास 30, तो 55 प्लस 30 इज 85, हो गया काम हमारा समाप्त। 55 प्लस 30 इसको हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, और ये आ रहा है 85 जिसको हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। पूरा लिख देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉर्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़िया हुआ होगा। अब इसके बाद जाके अपनी किताब में से जो आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चंस ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, छोड़ना मत बिल्कुल एडजस्टमेंट्स को, अच्छे तरीके से कैश फ्लो पैकअप कर दो।